Welcome back, students. This is our part third from class ninth, and this is the first chapter of इकोनॉमिक्स, राइट। चलिए, यानी कि हम लोग इसके पार्ट वन और पार्ट टू पढ़ चुके हैं। ये पार्ट थर्ड और लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का। तो अभी हम देखेंगे बच्चों कॉजेज ऑफ पॉवर्टी के बारे में। देखिए, यानी कि गरीबी के कारण क्या है। देखिए, गरीबी का कारण तो बहुत सारा है बच्चों, लेकिन सबसे बड़ा अगर कारण देखा जाए वो है ये कि आप अपने आप से मान लेते हैं कि मैं गरीब हूं और मैं इस गरीबी से कभी बाहर नहीं निकल सकता हूं। तो ये मानसिक रूप से जब इंसान इस तरह की बातें सोचने लगता है तब तो वो कभी गरीबी से बाहर नहीं निकल सकता है। गरीबी में पैदा होना गलत बात नहीं है, लेकिन गरीब ही रह जाना गलत बात है। आप मेहनत करें, अपनी जितनी भी पोटेंशियल है उसका इस्तेमाल करेंगे, मुझे नहीं लगता है कि कोई गरीब गरीब रह जाएगा। ठीक है, बहुत सारी समस्याएं होती हैं, लेकिन एक बात याद रखिए कि जब भी आप किसी क्षेत्र में मेहनत करते हैं, ये जो नेचर है, ये जो प्रकृति है, आपके उस मेहनत को कभी बेकार नहीं जाने देती है बेटा। चलिए बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। देयर वर अ नंबर ऑफ कॉजेज फॉर द वाइड स्प्रेड पॉवर्टी इन इंडिया। भारत में ये जो बहुत बड़े स्तर पर ये जो गरीबी फैली हुई है, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। वन हिस्टोरिकल रीजन इज द लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। ये पॉइंट ध्यान में रखना आप एग्जाम के नजरिए से। एक ऐतिहासिक कारणों में से ये कारण बताया जाता है कि जब बाबू अंग्रेज हमारे देश में आए थे, तो वो जो उनका मंसूबा था, जो उनके मन में था, वो ये था कि भारत के जो संसाधन है उसका उपयोग करके वो खुद अमीर बनना चाह रहे थे और बनते जा रहे भी थे। और दूसरी तरफ इसका प्रभाव क्या पड़ा बच्चों, कि जो भारत की आर्थिक व्यवस्था थी, उन लोगों ने इसका शोषण कर लिया। तो कहने का मतलब है कि जब चीजों को बहुत ज्यादा लूटा गया हो, आप इतिहास पढ़कर देख लीजिए, भारत को कई देशों ने मिलकर कई बार आक्रमण किया। आप इतिहास पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा, और सबका नजरिया एक ही था, लूटना। ठीक है, कोई यहां देने नहीं आया बल्कि लूटने आया। तो उसका भी कहीं ना कहीं ये प्रभाव पड़ता है कि हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति थी वो खराब रही है। ठीक है, देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 से, और फिर वो धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश किया। ठीक है, तो समय तो लगता ही है ना, समय लगता है, घबराना नहीं चाहिए। ये हम सब मिलजुल कर जब काम करने लगेंगे बेटा, अपने देश को इस जो एक विपरीत परिस्थिति है, ये जो पॉवर्टी है, इससे बाहर निकाल सकते हैं। अब आप सोच रहे हो कि हम तो गरीब नहीं हैं, हमारे यहाँ एसी है, कूलर है, फ्रिज है, सारी चीजें हैं आवश्यकता की, लेकिन बेटा देखो, जब तक देश का हर एक नागरिक अपने जीवन को सही तरीके से नहीं जीता, तब तक हमारी जो दायित्व है, जो हमारा राष्ट्र के प्रति कर्तव्य है, वो खत्म नहीं होता है बेटा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द पॉलिसीज ऑफ द कॉलोनियल गवर्नमेंट ruined traditional handicrafts and discouraged development of industries like textile। हमारे यहाँ के जो प्राचीन जो व्यापार थे, जैसे कि हस्तशिल्पकारी। देखो बेटा, हैंडीक्राफ्ट्स का मतलब क्या होता है? हस्तशिल्पकारी। मतलब क्या हुआ बेटा यहां पर, कि जो हाथ से सामान तैयार किए जाते थे, है ना, मशीनों से नहीं, हाथ से खूबसूरत खूबसूरत टिकाऊ और मजबूत वस्तुओं का निर्माण होता था। और यहाँ के जो वस्त्र उद्योग थे, यानी कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी बेटा, वो भी बहुत अच्छी थी, उसका भी अलग अलग जगहों पर मांग था। और इन अंग्रेजों ने सोचा कि इसको हम बर्बाद कर देते हैं। अच्छा, एक चीज, आप 10th में जाओगे, आप हिस्ट्री पढ़ोगे बेटा, ठीक है ना, वहां एक चीज देखने को मिलेगा कि उस समय भारत की स्थिति अच्छी नहीं थी, भारत के लोगों का इनकम अच्छा नहीं था जब अंग्रेज थे।
तो जाहिर सी बात है कि वो महंगे कपड़े नहीं पहन पाएंगे। और जो भारत में वस्त्र बनते थे वो ज्यादातर हाथ से बनते थे और अच्छी क्वालिटी के होते थे, महंगे हुआ करते थे। और वहीं पर विदेशों में फैक्ट्रियों से वो वस्त्र तैयार होते थे तो सस्ते होते थे। तो कहीं ना कहीं उसका भी हमारे जो इंडस्ट्रीज वगैरह थी उस पर बुरा प्रभाव पड़ा था। द लो रेट ऑफ ग्रोथ परसिस्टेड अंटिल द 1980s। ठीक है, इसके साथ साथ क्या हुआ कि ये जो डेवलपमेंट की धीमी रफ्तार थी, ठीक है, जैसे 1980 के दौरान तक जारी रहा। ठीक है, और इसके साथ साथ दिस रिजल्टेड इन लेस जॉब अपॉर्चुनिटीज। अब लोगों को ढंग से काम नहीं मिल पा रहा था, काम करने का अवसर नहीं मिल पा रहा था। इसके साथ साथ था द लो ग्रोथ रेट ऑफ इनकम्स, और लोगों की आय में भी बहुत ज्यादा वृद्धि नहीं हो रही थी। ठीक है, यानी कि लोगों की जो इनकम है वो कम होती चली गई, कम थी भी। दिस वॉज अकम्पेन्ड बाई अ हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। हम देखिए बार बार एक चीज कहते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा, पॉलिटिक्स, पॉपुलेशन, पॉल्यूशन, इसको सही तरीके से कंट्रोल करना बनता है। और नहीं तो जब तक ये अगर गलत दिशा में रहेगा, यानी कि पॉपुलेशन, अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन नहीं होना चाहिए बेटा। मैं देखो पॉपुलेशन के ऐसे बात नहीं कि इसके पक्ष में नहीं हूं, अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन नहीं होना चाहिए, अनस्किल्ड पॉपुलेशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और पॉल्यूशन तो होना ही नहीं चाहिए, और पॉलिटिक्स जो है वो सही डायरेक्शन में होनी चाहिए, तब जाकर आपका देश डेवलप करेगा। ठीक है, तो इसके साथ साथ ये जो आय में कमी हो गई, कंपनियां, हमारे यहाँ की इंडस्ट्रीज बर्बाद हो गए, लोगों का जो जॉब नहीं मिल रहा था, इसके साथ साथ जनसंख्या बढ़ती जा रही थी, तो इसने कहीं ना कहीं इस समस्या को और जबरदस्त बना दिया, मजबूत बना दिया। ठीक है, द टू कंबाइंड मेक द ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम वेरी लो। अब ये क्या हुआ कि इनकम कम हो गई, जॉब नहीं मिल रही थी, पॉपुलेशन बढ़ गई, तो कहीं ना कहीं पर कैपिटा इनकम जो था वो कम, प्रति व्यक्ति आय जो था वो बहुत कम हो गया। जैसे समझो बेटा, देखो पर कैपिटा इनकम, यहां एक थोड़ा सा समझ लो, एक परिवार है, 1 2 3 4 5 सदस्य हैं। ठीक है, इसमें से किसी की इनकम, मान के चलो कि ये पहला नंबर वाला, दूसरा नंबर वाला, तीसरा नंबर वाले कमाते हैं 3-3 हजार रुपए मान लो, तो कितना इनकम हुआ बेटा? 9,000 हुआ। ठीक है, अब 9,000 ये तीनों नहीं खा रहे हैं, ये पांचों खा रहे हैं, तब इस 9,000 को डिवाइड कर दो कितना से? 5 से, आपका एवरेज इनकम निकल जाएगा। ठीक है, तो ये पर कैपिटल इनकम हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो पर कैपिटल इनकम भी हो गई कम, लोग कमा रहे हैं कम, खाने वाले ज्यादा हैं, तो इसके वजह से ये क्या हो जाएगा? पर कैपिटल इनकम बहुत लो हो जाएगा। द फेल्यूर ऑफ बोथ द फ्रंट्स, प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉपुलेशन कंट्रोल, परपेचुएटेड द साइकिल ऑफ पॉवर्टी, साइकिल ऑफ पॉवर्टी। अब दो चीजें थी। ठीक है, एक तो आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देना था और जनसंख्या को नियंत्रण करना था, और ये दोनों जगहों से हम लोग क्या हो गए? विफल हो गए, जिसने हमारे देश के अंदर जो निर्धनता है, जो गरीबी है, ये चक्र बना रहा। ठीक है, ये जो था वो इसकी स्थिति जैसी की तैसी बनी रही। बच्चों समझ गए? देखिए गरीबी एक अभिशाप है और इससे बाहर निकलने का हर व्यक्ति के अंदर क्षमता है, बस कोशिश करना है सही डायरेक्शन में। ठीक है, विद द स्प्रीड ऑफ इरिगेशन एंड द ग्रीन रिवोल्यूशन, अब बात की जा रही है 1960 की बेटा। ठीक है, विद द स्प्रीड ऑफ इरिगेशन एंड द ग्रीन रिवोल्यूशन, जब हमारे देश के अंदर इंट्रोडक्शन हुआ था ग्रीन रिवोल्यूशन का 1960s के दौरान, बाय एमएस स्वामीनाथन। ठीक है, मैन कोम्बू सांब शिव स्वामीनाथन इनका पूरा नाम था। मेनी जॉब अपॉर्चुनिटीज वर क्रिएटेड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। तो देखिए मेनली जो हमारे जो देश की जो आर्थिक क्रियाकलाप है वो एग्रीकल्चर थे, इस पर बहुत ज्यादा जनसंख्या का एक भाग जो था इसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है बेटा, और जब एग्रीकल्चर में सुधार होने लगे तो बहुत सारे जॉब मिलने लगे। एग्रीकल्चर में बहुत सारे काम है, खेती बाड़ी काम करना है, उसका प्रोडक्शन जो हुआ उसको मार्केट में ले जाना है, ट्रांसपोर्टेशन का काम हुआ, फिर मार्केट में ले जाकर बेचना है, तो ये ट्रेड का काम हो गया, मार्केटिंग का काम हो गया।
फिर उन चीजों का जो खेतों में तैयार हो रहा है उसका रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड तैयार करना है, तो वो भी जॉब देता है, ठीक है। बट द इफेक्ट्स वर लिमिटेड टू सम पार्ट्स ऑफ इंडिया। एग्रीकल्चर में वृद्धि हुई, कोई शक नहीं है, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भारत के सभी राज्यों में स्थिति एक जैसी नहीं थी। द इंडस्ट्रीज बोथ इन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, बोथ इन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। तो यहां जो इंडस्ट्रीज थे, उद्योग थे, प्राइवेट सेक्टर की बात की जाए या पब्लिक सेक्टर की बात की जाए, तो देखो बेटा, पब्लिक सेक्टर क्या है समझिए इसको। ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये कंट्रोल्ड होते हैं, मैनेज होते हैं बेटा गवर्नमेंट के थ्रू। किसके थ्रू कंट्रोल होते हैं? गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करता है, या फिर स्टेट रन बॉडीज, जो सरकार, जो राज्य सरकारें हैं वो, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर जो होता है बेटा उसको मैनेज किया जाता है, उसको रन किया जाता है किसी एक व्यक्ति के द्वारा या व्यक्तियों के समूह के द्वारा, ठीक है। ये चीज समझ लेना कि प्राइवेट सेक्टर में और पब्लिक सेक्टर में क्या अंतर होता है, ठीक है। चलिए, डिड प्रोवाइड सम जॉब्स, जॉब तो मिला प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में, बट दीज वर नॉट एनफ टू एब्जॉर्ब ऑल द जॉब सीकर्स। लेकिन इतना ज्यादा जॉब क्रिएशन नहीं हो पाया बेटा कि जितने बेरोजगार लोग थे उनको नौकरियां मिल जाएं, ठीक है। अच्छा, एक चीज यहां एक और समस्या है, जरा ध्यान देना बेटा, तुमको एक चीज बता रहे हैं। यहां 2 सीट खाली है किसी कंपनी में, और जॉब्स लेने वालों की, अच्छा 2 सीट है और 20-20 हजार रुपए मंथली है, मान लो, ठीक है, 20,000 उसकी सैलरी है, मान के चलो दोनों सीट्स का। और जॉब लेने वाले लोगों की संख्या है, मान के चलो 100 ले लो, 100 ले लो, इतनी ज्यादा बेरोजगारी है, ये तो कम ही मैं बता रहा हूं। अब इस सीट के लिए, इस 2 सीट के लिए कितने लोग लड़ रहे हैं बेटा? 100 लोग लड़ रहे हैं। अब गए, क्वालिफिकेशन होने के बावजूद भी, अच्छी नॉलेज होने के बावजूद भी, यहां पर एक तो सभी लोगों को जॉब नहीं मिलेगा, 2 ही लोगों को मिलेगा, ये तो तय है। और वो भी उनकी इनकम पे। भैया 20,000 मत दो, 18,000 दोगे तब भी हम काम कर देंगे। 18,000 वाले से दूसरा गया, तीसरा गया, वो बोल रहा है कि मेरे को 15,000 भी दे दीजिएगा ना सर, तो हम काम कर लेंगे। तो जो जनसंख्या है, इससे क्या होता है कि जो वास्तविक इनकम होना चाहिए इस पर भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि मालिक जो है उस कंपनी का या ये, वो तो चाहेगा ना भैया कि कम से कम कीमत पर मुझे मजदूर मिल जाए, मुझे ऑफिसर्स मिल जाए। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आइए आगे देखते हैं। बट दीज वर नॉट इनफ टू ऑब्जर्व ऑल जॉब सीकर्स, यानी कि जॉब्स की संख्या कम और काम करने वालों की संख्या बेटा ज्यादा थी। Unable to find proper job in cities, many people started working as rickshaw pullers, vendor constructions workers, domestic servants, etc. अब देखिए सर, जिंदा रहना है, और जिंदा रहने के लिए मुलाकात की जरूरत नहीं होती है बेटा, जिंदा रहने के लिए दाल भात की जरूरत होती है, समझ गए। और दाल भात जो आता है, दाल चावल जो आता है, सब्जी जो आता है ना, वो पैसे से आएगा, ठीक है। तो ये कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा, अपने परिवार का पालन पोषण करना पड़ेगा, ये जिम्मेवारी है, समझ गए। आप सोचोगे कि मैं जितना पढ़ा लिखा हूं उसी ढंग का काम मिलेगा तभी करेंगे, तो ऐसी स्थिति में ये पॉसिबल अगर नहीं होता है, तो बहुत सारे लोगों ने क्या कर लिया कि जीने के लिए कोई भी काम करने को वो तैयार हो गए। आप देखेंगे कंस्ट्रक्शन साइट पर कुछ लोग ईंट ढोते हैं, बालू ढोते हैं, मसाले बनाते हैं, है ना, रिक्शा चलाते हैं, ठेला चलाते हैं, गली गली सड़क पर घूम घूम कर सामान को बेचते हैं। आप पूछो किसी से कि क्या आपको कड़कती धूप में या कड़कती ठंड में आपको काम करना अच्छा लगता है बाहर? प्रॉब्लम सबको होती है बेटा, लेकिन ये जो जिम्मेवारियां हैं ये उनको उन चीजों का एहसास नहीं होने देती हैं। अब कभी ये मत समझ लीजिएगा कि कोई ठेला चला रहा है, रिक्शा चला रहा है तो उतना बढ़िया पढ़ा लिखा नहीं होगा। हमारे यहां लोग प्यून की नौकरी लेने के लिए एमएससी या पीएचडी किए हुए लोग लाइन में लगते हैं। भारत की अभी ये दुर्दशा है, ठीक है। आगे चलिए। विद इरेग्युलर स्मॉल इकोनॉमीज, दीज पीपल कुड नॉट अफोर्ड एक्सपेंसिव हाउसिंग। अब पैसा अच्छा नहीं है, देख लो, घर तो सब कहलाएगा, झुग्गी झोपड़ी से लेकर कच्चा हाउस से लेकर पक्का हाउस से लेकर बंगला तक घर कहलाएगा। उन घरों में रहते कौन है?
जिसकी डेली की इनकम 100 रुपया है वो बढ़िया बंगला में रह पाएगा बेटा? नहीं रह पाएगा। देखिए, हम ठेला चलाने को, रिक्शा चलाने को गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन मैं किसी काम को छोटा बड़ा नहीं समझता हूं, या आपको भी नहीं समझना चाहिए। हर काम का अपना एक इंपॉर्टेंस होता है। लेकिन सोचो, आप ही अच्छी खासी आपके पास एजुकेशन है, स्किल्ड हो, और उसके बावजूद अगर आपको काम ना मिले और आपको इस तरह का काम करने को मिले, ठीक है, तो आपको कैसा फील होगा? ठीक है, चलिए, इंसान को पैसे के अलावे कुछ और भी ऐसी चीजें होती है जिनको नॉन मटेरियल थिंग्स कहते हैं बेटा। वो एक अच्छा जीवन जीने के लिए जरूरत होता है। सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना होनी चाहिए, समझ गए? विद इरेगुलर स्मॉल इनकम्स दीज पीपल कुड नॉट अफोर्ड एक्सपेंसिव हाउसिंग। दे स्टार्टेड लिविंग इन स्लम्स ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटीज एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ पॉवर्टी, largely a rural phenomenon, also became the feature of the urban sector। अब देखिए क्या होता है, ये लोगों को घर अच्छा नहीं मिल पाएगा तो जाकर गंदी बस्तियों में, स्लम को क्या बोलते हैं, गंदी बस्तियां, झुग्गियों में रहने को मजबूर हैं, है ना। और जो मुख्य रूप से एक ग्रामीण परिघटना थी, नगरीय क्षेत्र की भी विशेषता बन गई। अब जो गरीबी सिर्फ ग्रामीण गांवों में तक थी, वो शहरों में भी आ गई। भैया, काम के तलाश में लोग गांव छोड़कर शहर आने लगे कि हमको काम मिल जाएगा। बच्चों को पढ़ाना है, हर माँ बाप चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन दे। वो कुछ भी करते हैं, मेहनत करते हैं, अपने बच्चों को अच्छे अच्छे प्राइवेट स्कूलों में डालते हैं ताकि हमारे बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिल सके। सवाल यहां यह भी उठता है कि अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो आप खुद से सवाल कीजिए कि मेरे माता पिता जो मेरे लिए मेहनत कर रहे हैं, क्या मैं ऑनेस्टली अपना काम कर रहा हूं या कर रही हूं? माता पिता की जो मुझसे उम्मीदें हैं, क्या मैं उन उम्मीदों को पूरा कर पाऊंगा या कर पाऊंगी? आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो एक बात याद रखिए, जिस दिन आप अपने मन में ठान लोगे बेटा कि मुझे अपने जीवन में कुछ अच्छा करना है, कुछ बेहतर करना है, तो मैं बता रहा हूं कि आने वाली समस्याएं आपके लिए बाधा नहीं बनेंगी। मैं मानता हूं कि साधन और साधना दोनों की आवश्यकता होती है जीवन में, परंतु आप उन चीजों को अपने ऊपर हावी ना होने दें कि मेरे पास ये चीज नहीं है, मेरे पास वो चीज नहीं है। हमारे आपके जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको ये सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। तो स्वस्थ रहिए, पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए, खेलिए कूदिए भी मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक बात याद जरूर रखिएगा कि अपने माता पिता की उम्मीदों को पूरा जरूर करना है। और ऐसा नहीं है कि 1 साल की 2 साल की पढ़ाई में हम पूरा कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको हर स्टेप पर अपना बेस्ट देना होगा, ठीक है। तो यहां देखिए, वो आते हैं गांव से, कहां आते हैं, शहरों में, चमचमाती हुई सड़कें, बिजली, है ना, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उतना ही कठिन होता है वहां भी पैसा कमाना, क्योंकि उन लोग जैसे और भी अन्य गांवों से लोग आए हुए होते हैं, वहां भी बेरोजगारी है, लोग काम के लिए तरसते हैं ना। कह रहा है कि अनदर फीचर ऑफ हाई पॉवर्टी रेट्स हैज बीन ह्यूज इनकम इनइक्वालिटीज। ये भी देखिए, ये भी एक कारण है कि ये जो गरीबी है, इसका एक और कारण है कि जो इनकम इनइक्वालिटीज है, आय में जो विषमता है, किसी का इनकम बहुत अच्छा है, किसी का इनकम बहुत कम है, ठीक है। अब महंगाई तो सबके लिए एक जैसा है, समझ रहे हैं, महंगाई तो सबके लिए एक जैसा है, ठीक है। वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर दिस इज द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। किसी के पास 5 बीघा है, किसी के पास 5 कट्ठा है, और किसी के पास जमीन नहीं है, वो कुदाल खचिया लेके और दूसरे के खेत पर काम कर रहा है। दिन भर में 100 रुपया मिला या 80 रुपया मिला या 120 रुपया मिला, चला रहा है किसी तरह से परिवार। आप 5,000 के जूते पहनते होंगे, आप 2,000 के कपड़े पहनते होंगे, कोई 200-300 के टी शर्ट में भी खुश रहता है। ये इनइक्वालिटीज है। सबका मन एक ही जैसा है, सबका शरीर एक जैसा है, सबकी इच्छाएं लगभग एक जैसी हैं बेटा, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पैसा ही सब कुछ है, लेकिन मानना यही है कि जीवन की लगभग 90% समस्याओं को खत्म करने में पैसा अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
बाकी आप 10% की समस्याओं को आप अपने बौद्धिक क्षमता के आधार पर खत्म कर सकते हैं। लोग आपको भाषण बहुत ज्यादा देंगे, ये कर लो वो कर लो, लेकिन जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है बेटा, है ना। कहा जाता है ना कि वियरर नोज वेयर द शूज पिंचेज, जाके पैर ना फटे बेवाई सो का जाने पीर पर आई। चलिए आगे आते हैं। डिस्पाइट मेनी पॉलिसीज, बहुत सारी नीतियां बनी आजादी के बाद से, वी हैव नॉट बीन एबल टू टैकल द इशू इन अ मीनिंगफुल मैनर। अब नीति बहुत सारे बन गए, नियम बहुत सारे बन गए, योजनाएं बहुत सारी बन गई बेटा, क्या उन योजनाओं को सही तरीके से इंप्लीमेंट किया गया, लगाया गया? और नहीं लगाया गया तो क्यों नहीं लगाया गया? मेजर पॉलिसी इनिशिएटिव्स लाइक land reforms which aimed at redistribution of assets in rural areas have not been implemented properly। देखिए आ गई बात, नियम कानून बना लेकिन उन नियम कानून को सही ढंग से लागू नहीं किया गया। यहां तक कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी बात की गई थी, जो एसेट्स है, धन है, उन चीजों को रीडिस्ट्रीब्यूशन कराने के लिए ताकि लोगों की स्थिति में सुधार हो, नहीं हुआ। कह रहा है एंड इफेक्टिवली बाय मोस्ट ऑफ द स्टेट्स गवर्नमेंट्स, सरकारें हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग सरकारें हैं, अलग अलग तरीकों से नियम कानून बनाकर अपने राज्य के अंदर जो निर्धनता है, उसको, गरीबी है, उसको दूर करने का प्रयास करती हैं। कहीं ना कहीं केंद्र सरकार भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है कि ताकि देश से गरीबी दूर हो। ठीक है। सिंस लैक ऑफ लैंड रिसोर्सेज हैज बीन वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। अब लैंड रिसोर्सेज कमी है, देखिए एनसीईआरटी कह रही है कि लैंड रिसोर्सेज कम है। अरे भैया, प्रकृति ने आपको कुछ कम नहीं दिया है। कैसे कम दिया? आपकी शादी हो गई, अब 10 बच्चे पैदा कर लो, नेचर ने ये कहा था क्या? अरे प्रजनन, आप बायो में आओ। प्रजनन क्या है? अपनी जाति को, अपने वंश को बढ़ाने का है। उसके लिए 10 बच्चा पैदा करने की आवश्यकता है वंश को बढ़ाने के लिए। मैं बार बार कहता हूं, 1947 में देश आजाद हुआ, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया था। एरिया बढ़ा क्या? नहीं बढ़ा। आबादी बढ़ती चली गई। आज आप अपने, अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में या सब अर्बन एरियाज में आप रहते हो तो देखो, आज खेत खलिहान जो थे वहां पर बिल्डिंग्स बन रहे हैं, घर बन रहे हैं। अब जो खेत का टुकड़ा अनाज देने के काबिल था, उस पर ईंट पत्थर जोड़कर मकान बना लिए। लैंड है, वो लैंड रिसोर्स है और उसका यूज सही ढंग से नहीं हो रहा है। इतनी सारी पॉपुलेशन हो गई, इतनी सारी पॉल्यूशन हो गई, उस सारी गंदगियों को इकट्ठा करके किसी जगह पर डंप कर दिया जाता है, उस प्लास्टिक को, उस केमिकल्स को। इससे लैंड रिसोर्सेज में हानि नहीं हो रही है। सबसे बड़ी चीज है कि अगर लैंड एक रिसोर्स है, वो पर्याप्त मात्रा में है। ये एकदम गलत बात है कि लोग कहते हैं कि कमी आ गई है, उसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। आप आगे के क्लासेस में पढ़ोगे, एनसीईआरटी ही बताएगी कि कैसे लैंड रिसोर्सेज का मिसयूज हो रहा है। तो जो चीजें हैं, अब मोटर लगा दिए हो, ऊपर में टंकी लगा दी, तो इसका मतलब क्या? चालू करके छोड़ देंगे, पानी गिरता रहे, पानी गिरता रहे। ये छोटी बातें नहीं है, मैं छोटी बातों पर मैं बात नहीं कर रहा हूं, ये मुद्दा बहुत बड़ी चीज है। आज आप गरीबी के बारे में बात करोगे, किसी दिन चैप्टर में वाटर क्राइसिस के बारे में बात करोगे, लैंड क्राइसिस के बारे में बात करेंगे। Proper implementation of policy could have improved the life of millions of rural people। सही तरीके से नियम को लागू कीजिए, उसका पालन कीजिए, तय है कि गरीबी दूर होगी। बहुत जल्दी नहीं हो पाएगी, लेकिन उसमें समय लगेगा, है ना। मेनी अदर सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स ऑल्सो आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉवर्टी। अब भारत में देखिए और गरीबी के क्या कारण है। देखिए, ये गरीबी के कारण में बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है कि जैसे कि बहुत सारे सामाजिक सांस्कृतिक कारण हैं यहां पर। ठीक है, जैसे क्या? इन ऑर्डर टू फुलफिल सोशल ऑब्लिगेशन एंड ऑब्जर्व रिलीजियस सेरेमनीज, पीपल इन इंडिया इंक्लूडिंग द वेरी पुअर स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी। बहुत सारे धार्मिक अनुष्ठानों में, है ना, सामाजिक दायित्वों को पूरा करने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं। और कई सारे रिचुअल्स भी हैं हमारे यहाँ, जिसका मतलब लगभग लोग नहीं जानते हैं, लेकिन उस पर पैसा खर्च करेंगे। देखिए, समय और पैसे पर ध्यान दीजिए, समय और पैसे पर। समय और पैसा कब, कहां और किसको कितना खर्च करना है, कहां देना है, इसको जरूर मैनेज करने आना चाहिए हर व्यक्ति को।
आप बहुत ज्यादा कमाने से अमीर नहीं बन सकते हैं, लेकिन उस पैसे का कैसे मैनेजमेंट होना चाहिए, आपके टाइम का कैसे मैनेजमेंट होना चाहिए, ये आपको अमीर जरूर बना सकता है। आपको क्या लगता है कि 4-5 किताबें जो सड़कों पे किताब की दुकानों पर मिलती हैं, अमीर कैसे बने, पढ़कर आप अमीर हो जाएंगे? सर जी, दो चीज पर ध्यान रखिए ना, हमको अपना समय कहां पर किसको कितना देना है, और जो हमारे पास पैसे हैं उसको कहां पर कैसे खर्च करना है, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। आप गरीब कभी भी नहीं रहेंगे, ठीक है? पीपल इन इंडिया इंक्लूडिंग द वेरी पुअर पीपल, गरीब से गरीब लोग हैं, चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, चढ़ावा चढ़ा रहे हैं। स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, स्मॉल फार्मर्स नीड मनी टू बाई एग्रीकल्चरल इनपुट्स लाइक सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड etc। अब छोटे किसान हैं, उनको खेती करना है, खेती करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? बीज खरीदना है, फर्टिलाइजर खरीदना है, पेस्टिसाइड्स खरीदना है। सिंस पुअर पीपल हार्डली हैव एनी सेविंग्स, दे बोरो। अब क्या है कि उनके पास कोई बचतें नहीं है भैया, उनको उनका जीवन तो ऐसे चलता है कि अभी प्यास लगी, अभी कुआं खोदेंगे, पानी पिएंगे, समझ गए? उधार लेंगे, मनी लेंडर से उधार लेंगे, किसानों से उधार लेंगे, बड़े किसानों से उधार लेंगे। अब बैंक में तो वो जा नहीं सकते हैं, जमीनें नहीं है, कोलेटरल नहीं है सर, आपको कौन बैंक आपको पैसे उधार देगी? जो छोटे किसान है, जो उनका हक होना चाहिए था, सरकार ने जो नीति में, उस पर बड़े किसानों का दावा है। अब एक किसान जो है बेचारा, पढ़ा लिखा नहीं उतना, वो चाह रहा है बैंक में लोन लेने की, इतना मोटा किताब दे दिया जाएगा कि भर के ले आइए, उसको पता नहीं है अंग्रेजी में हिंदी में क्या लिखा हुआ है, वो भर कहां से पाएगा? दलाल बैठा हुआ है कि हाँ आपका लोन निकलवा देंगे, इतना परसेंट हमको देना पड़ेगा। सरकार को ये बात की जानकारी नहीं है, सबको जानकारी है, आपके डीएम, एसडीएम, बीडीओ, सीओ, सबको इस बात की जानकारी होती है कि कितनी कि समाज में कितनी गंदगी पड़ी हुई है। और लोग बात करेंगे गरीबी को दूर करने के लिए, ईमानदार खुद हम नहीं हैं और गरीबी को दूर कर देंगे। सिर्फ नीति बनाने से गरीबी दूर नहीं हो जाएगी, वास्तविकता में उसके प्रति काम करना पड़ेगा। सिंस पुअर पीपल हार्डली हैव एनी सेविंग्स, पैसा के बचते नहीं है, उधार लेगा बच्चा, बेचारा वो उधार ले रहा है। अनेबल टू रिपे बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, दे बिकम विक्टिम्स ऑफ इनडेबिटनेस, सो द हाई लेवल ऑफ इनडेबिटनेस इज बोथ द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ पॉवर्टी। देखो, कर्ज में आ गया और यही कारण है, और उसका प्रभाव भी है गरीबी का। अब किसी से पैसा लिया कि चलो फसल तैयार हो जाएगी, मान लो एक एग्जांपल देते हैं बेटा, किसी किसान ने इस शर्त पे पैसा लिया कि भैया पैसा दे दीजिए, मेरी फसल अच्छी हो जाएगी, बेच के आपको हम चुका देंगे। अब मान लो कि उसकी फसल खराब हो गई, तो क्या होगा? तो उसके पास जो भी बचा उचा था वो भी ले लिया जाएगा उससे, रोड पे चलाएगा, सड़क पे चलाएगा। एंटी पॉवर्टी मेजर्स, अब आइए देखिए क्या क्या किया गया है। मैंने कहा था कि सरकार जो है, जो आपकी गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उसने बहुत अच्छा प्रयास किया है ताकि गरीबी को मिटाया जा सके। यही जो गरीबी को मिटाने का उपाय है ना बेटा, उसी को एंटी पॉवर्टी मेजर्स कहा जाता है, समझ गए? शुद्ध हिंदी में बात कीजिएगा, निर्धनता निरोधी उपाय कहा जाता है बेटा इसको, ठीक है? रिमूवल ऑफ पॉवर्टी हैज बीन वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी। अब भारत से गरीबी को मिटाना, ये भारतीय सरकार, भारतीय जो सरकार है उसकी रणनीति का एक प्रमुख उद्देश्य रहा है शुरू से। द करेंट एंटी पॉवर्टी स्ट्रेटेजी ऑफ द गवर्नमेंट इज बेस्ड ब्रॉडली ऑन 2 प्लैंक्स। और आज के समय, वर्तमान के समय की बात करें कि गरीबी को कैसे मिटाया जाए, तो 2 फैक्टर्स है, 2 प्लैंक्स है। एक प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, जिसका मतलब होता है कि आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन करना, और दूसरा है टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स, मतलब कि जो निर्धनता है उसको कैसे मिटाया जाए, इसके लिए योजना बना के काम करना। ओवर अ पीरियड ऑफ 30 years लास्टिंग अप टू द अर्ली 80s। अगर हम 1980 के दशक से आरंभ तक जो समाप्त हुए 30 वर्ष हैं उसकी बात करें, देयर वर लिटिल पर कैपिटा इनकम ग्रोथ, हर व्यक्ति, प्रति व्यक्ति आय में थोड़ी सी वृद्धि हुई, एंड नॉट मच रिडक्शन इन पॉवर्टी, और गरीबी में बहुत ज्यादा कमी नहीं आई है। ऑफिशियल पॉवर्टी estimates which were about 45% in the early 1950। 1950 के दौरान अगर देखा जाए तो जो निर्धनता का अनुमान था कि इतनी गरीबी है, कितना माना गया? 45%। सिंस द 80s इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ हैज बीन वन ऑफ द फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड। अब 1980 के दशक से बात करें
भारत का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो सबसे तेज तरार माना गया कि बहुत तेजी से विकसित हुआ। द ग्रोथ रेट जम्प्ड फ्रॉम एवरेज ऑफ अबाउट, देखिए शुरू में 3.5% तक ग्रोथ रेट, ठीक है, 1970 के दौरान वो हो गया फिर 6% 1980 के दौरान और 1990 के दौरान। तो सीधा 3.5 से कहां आ गया, 6% पर आ गया। लेकिन भूलना मत कि इसके साथ साथ जनसंख्या भी बढ़ती रही। द हायर ग्रोथ रेट्स हैव हेल्प्ड सिग्निफिकेंटली इन द रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी। अब ग्रोथ रेट ने कहीं ना कहीं गरीबी को कम करने का प्रयास किया। देयरफॉर इट इज बिकमिंग क्लियर दैट देयर इज ए स्ट्रॉन्ग लिंक बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉवर्टी रिडक्शन। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, लोगों की इनकम बढ़ेगी, लोगों को जॉब मिलेगा, लोगों को एजुकेशन मिलेगी, लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, तो सीधी सीधी बात है कि पॉवर्टी में कमी आएगी ही आएगी। अब कहोगे कि स्वास्थ्य ठीक रहेगा, इसका क्या संबंध है? अरे भैया, जब कोई इंसान बीमार पड़ता है तो पैसे खर्च होते हैं कि नहीं खर्च होते हैं? तो लोगों का स्वस्थ रहना भी बहुत जरूरी है। हमारा भी, आपका भी और समाज का भी स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। इकोनॉमिक ग्रोथ widens opportunities and provides the resources needed to invest in human development। अब जब बात करेंगे हम, क्या कह रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ वाइडेंस अपॉर्चुनिटी, जो आर्थिक समृद्धि है वो कहीं ना कहीं अवसर को और बढ़ा देता है और प्रोवाइड करता है रिसोर्सेज को नीड टू इन्वेस्ट इन ह्यूमन डेवलपमेंट। उन रिसोर्सेज को मानव के विकास में इन्वेस्ट करना है। दिस ऑल्सो इनकरेज पीपल टू सेंड देयर चिल्ड्रेन इंक्लूडिंग द गर्ल टू स्कूल्स। देखिए, बच्चों, लड़कों के साथ लड़कियों को भी भेजिए स्कूल में पढ़ने के लिए, ठीक है। तो एक कार्यक्रम चल रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है। ये बहुत अच्छी चीज है ना। अपने बेटा और बेटी दोनों को पढ़ाइए लिखाइए, दोनों को अच्छे संस्कार देने की आवश्यकता है, ठीक है। सिर्फ बेटी को ही नहीं, बच्चों बेटों को भी, ठीक है। समाज में दोनों को रहना है, तो दोनों का शिक्षित होना जरूरी है, दोनों के पास संस्कार होने जरूरी है, दोनों का स्किल्ड होना जरूरी है, दोनों का एजुकेटेड होना जरूरी है और दोनों का हेल्दी होना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। सिर्फ लड़कियों पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, दोनों को। ऐसा ना कि लड़कियों पर ध्यान देते थे तो लड़के पिछड़ गए। आज की स्थिति तो बहुत बेहतर है। बहुत सारे ऐसे अभिभावक हैं जो अपने लड़के और लड़की दोनों पर एक जैसा वो ध्यान दे रहे हैं, बहुत अच्छी चीज है। Schools, in the hope of getting better economic returns from investing in education, however the poor may not be able to take direct advantage from the opportunities created by economic growth। अब जो गरीब लोग हैं उनका सीधे सीधे उनको वो चीज नहीं मिल पाता है जो हम लोग तय करते हैं या सरकारें तय करती हैं, उनको डायरेक्टली वो लाभ नहीं मिल पाता है। मोर ओवर ग्रोथ इन द एग्रीकल्चर सेक्टर इज मच बिलो एक्सपेक्टेशंस। अच्छा, देखा जाए जिस तरह का लक्ष्य रखा गया था कि कृषि में बढ़ोतरी होगी, उतना नहीं मिल पाया है। दिस has a direct bearing on poverty as a large number of poor people live in village are dependent on agriculture। कहीं ना कहीं ये भी आपको जानकारी होगी कि जो खेती बाड़ी है, कहीं ना कहीं ये हमारी जनसंख्या के एक बहुत बड़े हिस्से को रोजगार देने का काम करती है, ठीक है। इन दिस सर्कमस्टांसेस देयर इज अ क्लियर नीड फॉर टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स। अच्छा, इन सारी समस्याओं को आपने देखा और इन सारी समस्याओं को जड़ से हटाने के लिए देखा गया कि कोई स्पष्ट आवश्यकता है क्या चीज का, कि टारगेटेड जो है, मतलब कि लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम का, कि एक टारगेट बनाना है, योजना बनाना है और उस योजना पर एकदम ऑनेस्टली काम करना है कि नहीं, इसको किसी भी तरीके से पूरा करना है, ठीक ठाक से पूरा करना है। जिस उद्देश्य से इसको लेकर चला जा रहा है उस उद्देश्य की पूर्ति होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे क्या, अभी देखो, टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स, ठीक है, अब आएगा। Although there are so many schemes which are formulated to affect poverty directly or indirectly, some of them are worth mentioning। देखिए, अब कुछ उन प्रोग्राम्स की बातें की जाएंगी, जैसे महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसको बेटा मनरेगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मनरेगा कहा जाता है, ठीक है। अब मनरेगा पहले जो था, एक्ट 2005 एम्स टू प्रोवाइड 100 days ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट टू एवरी हाउस होल्ड टू इंश्योर लाइवलीहुड सिक्योरिटी इन रूरल एरियाज। ग्रामीण क्षेत्रों में हर व्यक्ति को कम से कम साल भर में कितना, 100 दिन रोजगार दिया जाएगा। अच्छा, ये जो मनरेगा अभी आप देख रहे हो बेटा, इसको पहले नरेगा के नाम से जाना जाता था, ठीक है, नरेगा।
नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है, जो 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ। ठीक है, आ रही बात। अब इसी का क्या किया गया कि इसको बदल दिया गया मनरेगा से। ठीक है, क्या नाम से? मन महात्मा गांधी और नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, अब इसी को मनरेगा कहा जाता है। ठीक है, ये लागू हुआ था 7 दिसंबर 2005 को बेटा। ठीक है, ये ध्यान में रखना। ठीक है, अच्छा, तो इसका नाम, नरेगा का नाम कब बदल दिया गया था? ठीक है, नरेगा का नाम बदला गया था 2 अक्टूबर, ठीक है, 2 अक्टूबर 2009 में। ठीक है, 2 अक्टूबर 2009 में। ठीक है, चलिए, तो ये पहले मनरेगा नाम नरेगा के नाम से भी चलता था। 2005 में इसके लिए नियम कानून में लागू हुआ था 2 फरवरी 2006 से। अब फिर इसी नरेगा का नाम मनरेगा बदल के रख दिया गया 2 अक्टूबर 2009। ठीक है, चलिए, ये क्या करता है? ग्रामीण इलाकों में हर व्यक्ति को कम से कम जो शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, काम करने को इच्छुक हो, उसको 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। इट ऑल्सो एम्ड एट सस्टेनेबल डेवलपमेंट टू एड्रेस द कॉज ऑफ ड्राउट, डिफॉरेस्टेशन एंड सॉइल इरोजन। अब इसका एक और ये चीज है कि सतत विकास करना है ताकि सूखा, वन कटाई और मिट्टी के कटाव जैसी अन्य समस्याओं से बचा जा सके, है ना। मतलब इन लोगों का वहां यूज किया जाता है। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन की जगह जहां पर पेड़ों की कटाई हो चुकी है वहां पर वन लगाने का काम, मतलब इस तरह से प्राकृतिक संरक्षण का भी काम इनसे कराया जाता है। 1/3 ऑफ द प्रपोज जॉब हैव बीन रिजर्व फॉर वुमेन। 1/3 भाग किसके लिए रिजर्व रखा गया है? वुमेन के लिए। यहाँ इंपोर्टेंट बन जाता है। द स्कीम प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू 220 करोड़ परसेंटेज। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं, जैसे कि ये मनरेगा जो लगाया गया इस स्कीम के अंतर्गत, ठीक है, कम से कम 220 करोड़ प्रति व्यक्ति रोजगार उपलब्ध कराने का स्कीम रखा गया। एम्प्लॉयमेंट टू 4.78 करोड़ हाउस होल्ड। ठीक है, तो इतने लोगों में से कितना? 220 करोड़। कहने का मतलब है कि ये जो 4.78 करोड़ परिवार जो है उसमें से मतलब को 220 करोड़ प्रति व्यक्ति रोजगार उपलब्ध कराया गया है। ठीक है, हाँ ठीक है, अभी ठीक हुआ। द शेयर ऑफ SC/ST वीमेन पर्सन डेज in the scheme are 23%, 17% एंड 53% रिस्पेक्टिवली। ठीक है, यहां पर जैसे है कि अगर मानकर चला जाए इस योजना के अंतर्गत जो अनुसूचित जाति है, ठीक है, अनुसूचित जाति है, जो अनुसूचित जनजाति है, ठीक है, और महिलाओं का जो हिस्सा है वो 23% है रिस्पेक्टिवली। आप देख रहे हैं 23%, 17%, 53%। ठीक है, द एवरेज वेज हैज इंक्रीज फ्रॉम 65 इन 2006-7। अब बात करें तो 2006-7 में 65 रुपया था और ये बढ़कर कितना हो गया बेटा? बढ़कर कितना हो गया? 132 रुपया हो गया आपको 2013-14 में। मजदूरी भी बढ़ी समय के साथ। रिसेंटली इन मार्च 2018 द वेज रेट फॉर अनस्किल्ड मैनुअल वर्क हैज बीन रिवाइज। जो अनस्किल्ड वर्कर हैं उनके भी मजदूरी में बदलाव लाया गया स्टेट वाइज। The range of wage rate of different states and union territories lies in the between 281 per day, जैसे कि वर्कर्स ऑफ हरियाणा, और 168 पर डे फॉर द वर्कर्स ऑफ बिहार एंड झारखंड। हालांकि इसमें मजदूरी सबकी लगभग एक जैसी होनी चाहिए थी, क्योंकि उस पैसे से लोग क्या करेंगे? सीधी सीधी चीज है, उस पैसे से लोग अपनी जरूरत की चीजों को खरीदेंगे और लगभग जो जरूरत की चीजें हैं उसकी महंगाई हर जगह लगभग एक जैसी ही है, थोड़े बहुत का अंतर होता है। उसके बाद बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना और इज अनदर स्कीम व्हिच वाज स्टार्टेड इन 1993। तो कब? तो ये भी हुआ था 2 अक्टूबर 1993 को लागू किया गया। द एम ऑफ द प्रोग्राम इज टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ये याद रखिएगा कि इसमें स्वरोजगार की जो है ना अपॉर्चुनिटी, अवसर उपलब्ध कराना था। ठीक है, आगे देखेंगे इसमें। फॉर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ इन रूरल एरियाज एंड स्मॉल टाउन्स, मतलब कि छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों के वैसे बच्चे जो एजुकेटेड हैं लेकिन अनएम्प्लॉयड हैं, तो उनके लिए क्या करना है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी को क्या करना है? बढ़ावा देना था। दे आर हेल्प्ड इन सेटिंग अप ए स्मॉल बिजनेस, उनको सरकार की तरफ से मदद किया जाता है कि छोटे बिजनेस इंडस्ट्रीज को सेट कर पाए।
फिर रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ठीक है, REGP वॉज लॉन्च्ड इन 1995। ये जो है ये 1 अप्रैल को 1 अप्रैल 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल 1995 को लागू किया गया। और इसका जो था, द एम ऑफ द प्रोग्राम इज टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, इसका भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात की गई रूरल एरियाज एंड स्मॉल टाउन्स में। और टारगेट फॉर क्रिएटिंग 25 लाख न्यू जॉब्स, ठीक है, हैज बीन सेट अप फॉर द प्रोग्राम अंडर द 10th 5-year प्लान। तो ये याद रखिएगा कि REGP में क्या था, ठीक है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना में क्या था, ठीक है, ये सारी चीजों को याद मनरेगा में क्या था, कब लागू हुआ था, ये बातें याद रखना है आपको। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY, ठीक है, तो ये लॉन्च हुआ था 1999 में। तो ये भी हुआ था बेटा 1 अप्रैल को ही, ठीक है, 1 अप्रैल 1999 को। द प्रोग्राम, इसका उद्देश्य क्या था, ब्रिंगिंग द असिस्टेड पुअर फैमिलीज एबव द पॉवर्टी लाइन बाय ऑर्गेनाइजिंग देम इनटू सेल्फ हेल्प ग्रुप थ्रू अ मिक्स ऑफ बैंक क्रेडिट एंड गवर्नमेंट सब्सिडी। अच्छा, वैसे लोग जो पॉवर्टी लाइन से ऊपर थे थोड़ा, ठीक है, उन लोगों के लिए ये लागू किया गया, ताकि जैसे कि स्वयं सहायता समूहों में संगठित होकर बैंक उनको ऋण देगी, सरकार उनको सब्सिडी देगी, और वो क्या करेंगे कि बिजनेस वगैरह करके अपना परिवार का, अपने समाज को और ऊपर उठाएंगे, गरीबी रेखा से और ऊपर की ओर लेकर जाएंगे, ठीक है। अंडर द प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना जिसको शॉर्ट में PMGY कहा जाता है, ठीक है, PMGY कह रहा है कि लॉन्च इन 2000। तो लॉन्च इन 2000 कब, तो 25 दिसंबर, ठीक है, याद रखिएगा 25 दिसंबर 2000 को। एडिशनल सेंट्रल असिस्टेंस इज गिवन टू स्टेट फॉर बेसिक सर्विसेज सच एज, अब इसमें क्या दिया गया, प्राइमरी हेल्थ की फैसिलिटी, प्राइमरी एजुकेशन की फैसिलिटी, ग्रामीण में आवास की व्यवस्था, जो ग्रामीण क्षेत्र में ड्रिंकिंग वाटर है उसकी व्यवस्था, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, गांवों में ग्रामीण में बिजली की व्यवस्था। एनदर इंपॉर्टेंट स्कीम जो था अंत्योदय अन्न योजना था, जिसको AAY कहा जाता है, ठीक है। ये जो है विच विल यू बी रीडिंग मोर इन द नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग इसके बारे में। कह रहा है कि दी रिजल्ट्स ऑफ दीज प्रोग्राम्स हैव बीन मिक्स्ड। अब ये जितने भी योजनाएं चलाई गई, कहीं ना कहीं मिला जुला असर इसका देखने को मिला, और किस हद तक ये गरीबी को दूर कर पाए, ठीक है। हालांकि ये योजनाएं जो थी ठीक से काम की हैं, गरीबी को दूर करने का भी प्रयास किया गया इसमें हद तक, लेकिन कहीं ना कहीं ये बढ़ती हुई जो आबादी है, सारा मेहनत पर कहते हैं ना कि पानी फेर दिया गया, तो वही चीज हो जाती है, ठीक है। द रिजल्ट्स ऑफ दिस प्रोग्राम्स हैव बीन मिक्स्ड, वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर लेस इफेक्टिवनेस इज, देखो क्या इतने सारे नियम कानून बने, पॉलिसीज बनी, फिर भी वो उतनी इफेक्टिव नहीं हुई, क्यों, लैक ऑफ प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन, राइट टारगेटिंग, ठीक है, ये यहां से आपको आंसर मिल जाएगा। मोर ओवर देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ स्कीम्स, डिस्पाइट गुड इंटेंशंस द बेनिफिट ऑफ दीज स्कीम्स आर नॉट फुली रीच टू द डिजर्विंग पुअर। अब जो योजनाएं बनती हैं, देखिए यहां एक और अच्छी चीज नजर आई बेटा, कि जो योजनाएं गरीबों के लिए बनी, आप नजर उठाकर देखिए अपने समाज में, वो उनको लाभ न मिलकर किसी और को मिला है, ये सच्चाई है, इससे इनकार नहीं कर सकते हैं। तो जिनका जो हक है उनको मिलना चाहिए था, यह आपका भी कर्तव्य है, हमारा भी कर्तव्य है। जिस चीज पर हमारा अधिकार नहीं है, लोग उसके लिए भी कटोरा लेकर पहुंच जाते हैं कि नहीं नहीं हमको ये मिल जाना चाहिए, जबकि वो सक्षम है, वो सही है, आर्थिक दृष्टिकोण से उनका परिवार ठीक है, लेकिन गरीबी की अगर लिस्ट आएगी तो पहले कटोरा लेकर खड़े हो जाएंगे कि हम सबसे बड़ा गरीब है। तो ये एक मतलब समाज के अंदर एक ईमानदारी की कमी देखी जाती है। Therefore, the major emphasis in recent year is on the proper monitoring of all the poverty alleviation programs, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हैं कि जो भी है, जो गरीबी को मिटाना है तो उसके लिए ढंग से काम करना पड़ेगा, और उचित निरीक्षण करने की जरूरत है, और उसको सही ढंग से मॉनिटरिंग करने की जरूरत है, तभी जाकर ये काम ढंग से कर पाएगा, ठीक है। नियम कानून बनाकर AC वाले चेंबर में सो जाने से भारत की गरीबी दूर नहीं होगी। ये हर एक जनता का कर्तव्य है कि आसपास जो कार्यक्रम चल रहे हैं उस पर नजर बना के रखा जाए। कभी कभार तो ऐसा होता है कि मजदूरों की मजदूरी से सरकार तय की गई है, लेकिन जो वहां पे ठेकेदार है, दलाल है, उसको उतनी मजदूरी नहीं देता है सर जी, वो कह रहे भैया दूसरे को मिल जाएगा, काम दे देगा, उसके हाथ में पावर है।
है ना। जिसको मान के चलिए 40-50 हजार रुपया तनख्वाह मिल रहा है, उसको चेंबर में अपने बैठने से फुर्सत है कि जाकर वो जमीनी स्तर पर ये देखे कि हाँ, हमारे ग्रामीण जनता के साथ, ये जो बेरोजगार युवा है उनके साथ भेदभाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अपनी ड्यूटीज को भूलना नहीं है, नहीं तो गरीबी क्या, एक छोटी सी समस्या दूर नहीं हो पाएगी। आइए देखते हैं द चैलेंज अहेड, आने वाले समय में क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। पॉवर्टी हैज सर्टेनली डिक्लाइन इन इंडिया, ठीक है, भारत में गरीबी दूर हुई है, मत भूलिए कि जनसंख्या भी बढ़ी है, ठीक है, बट डिस्पाइट जनसंख्या बढ़ गई है, कीमतें बढ़ चुकी हैं, बेरोजगारी बढ़ गई है, ठीक है, तो समस्या कहीं ना कहीं और ज्यादा कठिन होने वाली है भारत के लिए। But despite the progress, poverty reduction remains India's most compelling challenge. Wide disparities in poverty are visible between rural and urban areas among different states. अच्छा, भारत में अलग अलग राज्यों की स्थिति अलग अलग है। शहर में गरीबी कुछ और ढंग का है, गांव में गरीबी कुछ और ढंग का है, ठीक है। सर्टेन सोशल इकोनॉमिक ग्रुप्स आर मोर वल्नरेबल टू पॉवर्टी, और गरीबी को देखा जाए तो कुछ ऐसे सामाजिक और आर्थिक वर्ग हैं जो गरीबी से काफी ज्यादा प्रभावित होते हैं। पॉवर्टी रिडक्शन इज एक्सपेक्टेड टू मेक बेटर प्रोग्रेस इन द नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स। और देखिए, जनसंख्या को कंट्रोल कर लीजिए, बचवा बचिया को पढ़ने भेजिए, ठीक है, सरकारी स्कूल में सही लेकिन पढ़ने भेजिए उनको, और जो स्किल्ड जो कैंपेगन चलाए जाते हैं, लोगों को गुणी विद्वान बनाइए, लोगों को काम करने आना चाहिए, ठीक है। सिर्फ डिग्रियां बैग में रख लेने से जॉब नहीं मिल जाएगा, आपको एजुकेशन के साथ साथ स्किल्ड होना बहुत जरूरी है, ट्रेंड होना बहुत जरूरी है। और आपको जब गरीबी से बाहर निकलना है तो याद रखिए कि किसी का इंतजार मत कीजिए, खुद प्रयास कीजिए। जरूरी नहीं है कि सरकारी जॉब में जाएंगे तबे गरीबी को दूर करेंगे, अरे कुछ ऐसा काम कीजिए कि 10 और लोगों को रोजगार दीजिए, ठीक है। तो ये चीज होना चाहिए, किसी के भरोसे मत बैठे रहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। दिस वुड बी पॉसिबल मेनली ड्यू टू हायर इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, इंक्रीजिंग स्ट्रेस ऑन यूनिवर्सल फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन, बताइए भैया पढ़ाना तो पड़ेगा, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसंख्या में कमी होनी चाहिए, इंक्रीजिंग एम्पावरमेंट ऑफ द वीमेन, महिलाओं को पढ़ाइए लिखाइए, बहुत जरूरी है। महिला जब एक महिला पढ़ती है तो 2 घरों को पढ़ा लिखा देगी, ठीक है। एंड द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, सबको स्कूल भेजिए, जहां से उसको स्कूल भेजना जरूरी है, उनको पढ़ाई लिखना होना बहुत जरूरी है ना। आजकल के बच्चे ढाबा पर, चाय के दुकान पर काम करते मिल जाएंगे, रैग पीकर्स हैं, पीठ पर बोरा लेकर, बोरा समझते हैं, उसमें कचड़ा बीनते नजर आ जाएंगे वो लोग। जिन पीठ पर बैग्स होने चाहिए, उनमें किताबें होनी चाहिए थे, उस पर बोरा लदा हुआ है, उस पर कचड़े के ढेर लदे हुए हैं। तो भारत का भविष्य अगर सड़कों पर इस तरह से कचरा चुनते चलेगा तो आगे भारत का भविष्य कैसा होगा, ये समझना जरूरी है। आज मैं आपको बता रहा हूं, बहुत सारे न्यूज चैनल पर ऐसा दिखाया जाता है, हालांकि दिखाया तो नहीं जाता है, बहुत कम ही ऐसे न्यूज रिपोर्टर्स हैं, मीडिया वाले हैं जो दिखाते हैं। हमारी देश का जो युवा है वो नशाखोरी में लिप्त होता चला जा रहा है, एक बहुत बड़ा भाग, ठीक है। उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, अगले वीडियोज में बात करेंगे कभी। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, आगे आते हैं। द ऑफिशियल डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी हाउएवर कैप्चर्स ओनली अ लिमिटेड पार्ट ऑफ व्हाट पॉवर्टी रियली मींस टू द पीपल। अब डेफिनेशन मैं बार बार कहता हूं, मैंने कहा कि सिर्फ परिभाषा नहीं तय करेगी कि गरीबी क्या है, गरीबी को महसूस करना पड़ता है, गरीबी को देखिए कि क्या है गरीबी, लोगों को देखिए को अपने जीवन कैसे जीते हैं, है ना। हमारे देखिए इनइक्वालिटी की मैं बात कर रहा हूं, बारिश जब होती है तो कुछ लोग चाय पकौड़ा लेकर अपने घर में बैठते हैं, एकदम शीशा का बना हुआ है। और कुछ ऐसे हमारे देश के अंदर, कुछ क्या उसकी बहुत बड़ी आबादी है, जब बारिश आती है तो उनका घर का छत छूने लगता है, और तसला गिलास प्लास्टिक डाल डाल के लोग ये उस घर को भीगने से बचाते हैं कि सामान ना भीगे, वो ना भीगे, इस तरह का प्रयास किया जाता है। तो गरीबी ये है, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर लेने से गरीबी दूर नहीं हो जाएगी, योजनाएं बना लेने से गरीबी दूर नहीं हो जाएगी। Minimum subsistence level of living rather than a regional level of living. Many scholars advocate that we must broaden the concept into human poverty. A large number of people may have been able to feed themselves. अभी जमीनी स्तर पर, कागजी स्तर से हटकर जमीनी स्तर पर जब तक काम नहीं होगा तब तक देश के अंदर से गरीबी और गरीब लोगों की संख्या कम नहीं होगी।
वो भी देश के नागरिक हैं और उनका भी इस देश पर उतना ही अधिकार है जितना अन्य लोगों का है। जो इनइक्वलिटीज है इनकम को लेकर, वो लोगों के अंदर समानता होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए। जो रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल होना चाहिए। डू दे हैव एजुकेशन और शेल्टर और हेल्थ केयर और जॉब सिक्योरिटी? अच्छा, एक चीज है, कितने लोगों को घर बनाकर दिया जाएगा? ठीक है, ये कोई इस योजना में कोई दिक्कत नहीं है। कितने लोगों को लैट्रिन बाथरूम बनवा कर दिया जाएगा? आज लैट्रिन बाथरूम बनवाने की बात कर रहे हैं, कल लोग कहेंगे कि लोटा में पानी भर के दीजिए तब जाएंगे हम बाथरूम करने के लिए। देश की जनता को सक्षम बनाना होगा, आत्मनिर्भर बनाना होगा, और ये होगा शिक्षा की बदौलत। उनको एजुकेशन दीजिए, उनको हाथ में चुनाव के टाइम में पैसा बांटने की आवश्यकता नहीं है। उनको बताइए कि एजुकेशन का क्या महत्व है। सरकारी विद्यालयों की स्थिति को सुधारा जाए। सरकार की नजर प्राइवेट स्कूल से लेकर सरकारी स्कूलों तक होनी चाहिए कि पढ़ाई लिखाई सही ढंग से हो रही कि नहीं हो रही है। लोगों को स्किल्ड करना होगा, लोगों को रोजगार के अवसर देने होंगे, और लोगों को भी जनसंख्या को नियंत्रण करने का प्रयास करना होगा। ये सरकार की सिर्फ जिम्मेवारी नहीं है। आर दे फ्री फ्रॉम कास्ट एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन? ये तो कहीं ना कहीं पनौती है हमारे देश के लिए भाई साहब। कास्ट, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, भैया वो बड़का जात है, ये छोटका जात है। कभी नेचर ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, लेकिन हमारे समाज में कुछ लोग हैं जो इस तरह को बढ़ावा दे रहे हैं। ये भी चीज नहीं होनी चाहिए। इज द प्रैक्टिस ऑफ चाइल्ड लेबर स्टिल कॉमन? वर्ल्ड वाइड एक्सपीरियंस shows that the development, the definition of what constitute poverty also change. समय बदलता जाएगा, डेवलपमेंट की परिभाषा बदलेगी, गरीबी की भी परिभाषा बदल जाएगी। इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी इज ऑलवेज अ मूविंग टारगेट। अच्छा, एक बार में आप गरीबी को दूर नहीं कर सकते हैं, आपको एक लंबा लक्ष्य रखना पड़ेगा, धीरे धीरे काम करना पड़ेगा, सही तरीके से काम करना पड़ेगा, तभी जाकर गरीबी मुक्त होगा। ठीक है, होपफुली वी विल बी एबल टू प्रोवाइड द मिनिमम नेसेसरी इन टर्म्स ऑफ मनी इनकम टू ऑल पीपल बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट डिकेड। आने वाले समय तक इंतजार तो करना पड़ेगा। ठीक है, लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा। सरकार ने आपको राशन दुकानें बनाई लोगों को कि कम से कम भोजन मिल पाए, है ना। और बहुत सारे ऐसे घरों में भोजन बनते हैं कि जितना एक दो लोगों का भोजन होता है उनके घरों में उतना भोजन बर्बाद हो जाता है। ठीक है, but the target will move on for many of the bigger challenges that still remain, providing health care, education, job security for all, and achieving gender equality and dignity to the poor. These will be given even bigger task। और आने वाले समय में ये जो मैं अंडरलाइन किया हूं, ये बहुत बड़ी समस्या होने वाली है, टास्क होने वाले हैं। देखिए, सीधी सीधी चीज है कि हमको, आपको, सरकार को, सबको मिल के काम करना होगा। अगर जब ईमानदारी से मिलकर काम करने लगेंगे तो समस्याएं बड़ी नहीं रह जाएंगी, वो अपने आप धीरे धीरे कंट्रोल में हो जाएंगी। ठीक है, मिलते हैं बच्चों, ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। तब तक रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।